हेलो स्टूडेंट्स। आशा है आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं, क्लॉजेस। क्लॉजेस क्या है और क्लॉजेस फ्रेजेस से कैसे अलग है, और क्लॉज, फ्रेज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, राइट। तो पहले स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक भाषा में, एक लैंग्वेज में सबसे बड़ी यूनिट है कोई भी लैंग्वेज, है ना। किसी भी उसमें कुछ भी आप लिखते हैं तो लैंग्वेज, सॉरी सेंटेंस सबसे बड़ी, मतलब सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। तो एक सेंटेंस जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जो ऑर्डर में है और उसके कारण एक फुल मीनिंग निकलता है, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। अब सेंटेंस को अगर हम डिवाइड करें तो सेंटेंस में कभी कभी क्लॉज भी होते हैं और कभी फ्रेजेस भी होते हैं, और फ्रेज को अगर हम और डिवाइड करें तो वर्ड्स से फ्रेज बनता है, और वर्ड्स को डिवाइड करें तो वो लेटर में, लास्ट यूनिट ऑफ सेंटेंस इज लेटर। तो वो लास्ट यूनिट क्या बचती है? लेटर। लेटर को हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो लास्ट यूनिट ऑफ सेंटेंस इज अ लेटर, है ना। अब बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो सिलेबस में आता है कि क्लॉजेस क्या है और फ्रेजेस क्या है। तो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताऊं कि फ्रेज़ अगर हम बहुत सिंप्लीफाई करके अपनी डे टू डे या नॉर्मल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो फ्रेज़ एक तरह का ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। वो 2 वर्ड्स हो सकते हैं, 3 वर्ड्स हो सकते हैं, उससे ज़्यादा हो सकते हैं। वो उन वर्ड्स का ग्रुप है जो एक साथ कहीं पर भी यूज़ होता है। मतलब उसको, जैसे कि रेडीमेड लेस मिलती है ना, या रेडीमेड स्टिकर्स मिलते हैं, है ना। तो उसको हम कहीं भी ऐड करके कोलाज बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, है ना। पर वो उस कॉम्बिनेशन में कुछ ना कुछ उस तरह का जो स्टिकर्स होते हैं या लेस होती है, तो वो कितनी जगह यूज़ करके उसके बहुत सारे नए नए चीज़ें, नए आइडिया के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। पर उसको इंडिपेंडेंटली हम उसको कहीं पर डायरेक्ट, मतलब उसका यूज़ नहीं कर सकते, उसको किसी चीज़ के साथ यूज़ किया जाता है। क्योंकि इंडिपेंडेंटली वो उसका कोई स्टिकर को हम अपने डायरेक्ट कपड़े में ऐसे ही लगा के, या स्टिकर को हाथ में लगाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। सिमिलरली जो फ्रेज ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो किसी के साथ अटैच होने पर उसकी ब्यूटी आ जाती है, उसका मीनिंग आ जाता है, वो मीनिंगफुल हो जाता है। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो किसी दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ अटैच होता है तो उसका, उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का भी एग्जिस्टेंस या उसका मीनिंग निकल जाता है, उसको फ्रेज कहते हैं। दूसरी बात, फ्रेज में क्या है, तो फ्रेज में वर्ब्स नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना कि फ्रेज में वर्ब्स नहीं होती, सब्जेक्ट नहीं होता, राइट। तो फ्रेज तो बस जैसे ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द अदर हैंड, राइट, बहुत सारे इस तरह के, इन द कॉर्नर, राइट। तो ये जो वर्ड्स हैं इनको कहते हैं फ्रेज। और इसके बाद इससे बड़ा जो होता है वो क्लॉज होता है। और क्लॉज की सबसे बड़ी पहचान है कि क्लॉज में सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है, मतलब वर्ब भी होती है, राइट। और क्लॉज कंप्लीट सेंटेंस देता है, लेकिन क्लियर नहीं। कंप्लीट तो होता है क्लॉज, पर उसमें उतनी क्लैरिटी नहीं रहती जितनी सेंटेंस में रहती है। सेंटेंस में हर बात, आप उस सेंटेंस को किसी भी एंगल से देखोगे तो वो बिल्कुल अपने आप में एक कंप्लीट है और क्लियर होता है। ये होता है डिफरेंस क्लॉज में और सेंटेंस में। क्योंकि क्लॉज में भी सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है,
तो सेंटेंस में भी सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, पर सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट और क्लियर, बहुत ज़्यादा क्लियर होता है, और क्लॉज जो है वो सब्जेक्ट और वर्ब होता है और सम वॉट दैट इज़ ऑल्सो क्लियर, है ना। तो फ्रेज, फिर क्लॉज, फिर सेंटेंस। क्लॉज बीच में होता है, ये सब ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन सबकी वैरायटी अलग है। पहला वाला जो फ्रेज है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन उसमें ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है। क्लॉज में ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। सेंटेंस में भी सब्जेक्ट भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, लेकिन क्लॉज में कंप्लीट है, लेकिन उतना कंप्लीट नहीं है जितना कि सेंटेंस। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाती जाती हूँ। द डिफरेंट वर्ड्स कैन बी ग्रुप्ड एज एडवर्ब्स, वर्ब्स, नाउन्स, एडजेक्टिव, एक्सेट्रा। तो अलग अलग वर्ड्स के कॉम्बिनेशन में, जिसमें एडवर्ब हो सकता है, वर्ब हो सकती है, नाउन या एडजेक्टिव हो सकता है। The sentence is essentially the combination of different words arranged or structured in a meaningful way. ये सेंटेंस की डेफिनेशन बता रहा है कि सेंटेंस जो है वो बहुत सारे वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, लेकिन उन वर्ड्स को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में अरेंज करेंगे तभी वो मीनिंगफुल होगा। आप जब छोटे बच्चे थे तो आपकी मम्मी या अभी जो बच्चों को हम सेंटेंस बनाना सिखाते हैं तो हम उनसे बोलते हैं कि ब्लॉक्स तो आपने भी किया होगा बचपन में। तो ब्लॉक्स रखते हैं, तो फिर धीरे धीरे आप अलग अलग ब्लॉक्स को, जैसे दिस लिखा है एक ब्लॉक में, एक में लिखा है इज़ माई कार, ठीक है। छोटा बच्चा तो उसको बोलते हैं पहले दिस रखो, फिर बोलते हैं इज़ रखो, फिर बताते हैं माई, फिर कार, है ना। वो ऐसा नहीं होता कार दिस माई इज़, ऐसा तो नहीं होगा। तो उसको धीरे 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 इसी तरह सेंटेंसेस सिखाते हैं, और हमने और आपने इसी तरह से सीखा। तो धीरे धीरे हमें वर्ड ऑर्डर आता है ताकि मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो, है ना। जैसे कि एडवर्ब की प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप कहीं पर भी एडवर्ब नहीं लगाते। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ। एक सेंटेंस है कि अभी मुझे याद नहीं आ रहा है वो कहाँ है, अभी मैं आपको बताती हूँ। जैसे ओनली का प्लेस है, तो अगर आपने कहा कि यू फेल ओनली व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग, यू फेल ओनली व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग, तो यहाँ पर ओनली का अगर आपने कहा यू ओनली फेल व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग, तो मीनिंग ही बदल जाएगा। यू फेल ओनली when you stop trying और you only fail when you stop trying, दोनों में only की प्लेस चेंज होने से, ऑर्डर चेंज होने से मीनिंग ही चेंज हो गया। तो ये है सेंटेंस की ब्यूटी, कि उस सेंटेंस में आपका इंटेंशन और मैसेज और आइडिया या नोशन शुड बी वेरी क्लियर, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आगे देखें, द फ्रेज ऑन द अदर हैंड आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डू नॉट हैव अ प्रिसाइज मीनिंग। ये फ्रेज की सबसे बड़ी कंडीशन है कि ग्रुप ऑफ वर्ड जो फ्रेज में होता है वो उसी ऑर्डर में यूज़ होगा, लेकिन उसका कोई प्रिसाइज मीनिंग या टॉपिक नहीं होता। नॉट इवन अ वर्ब, फ्रेज में वर्ब नहीं होता, ये हमें भी पता है ना। तो आई एम रिपीटिंग, द फ्रेजेस ऑन द अदर हैंड आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डू नॉट हैव अ प्रिसाइज मीनिंग और टॉपिक, और नॉट इवन अ वर्ब, ना उसमें वर्ब होती है, ना उसको कोई खास मीनिंग होता है, ना उसमें कोई टॉपिक होता है। याद रखना, उसको फ्रेज कहते हैं। दस द एडिशन ऑफ फ्रेजेस इन द सेंटेंस गिव्स मीनिंग। हाँ, अगर ये फ्रेज हम ऐड करते हैं किसी सेंटेंस में तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। क्या दस द एडिशन ऑफ फ्रेजेस इन द सेंटेंस गिव्स मीनिंग, तो जैसे ही हमने उसको किसी सेंटेंस में ऐड किया तो सेंटेंस में भी मीनिंग आता है और इस फ्रेज का मीनिंग हमें समझ में आ जाता है। पर कब? जब वो अटैच होता है किसी सेंटेंस में, है ना। तो ये फ्रेज है। अब क्लॉज क्या है? तो फिर
The clause on the other hand is somewhere in the middle of the sentence. ये याद रखना कि clause generally middle of the sentence and phrases. तो वो sentence और phrase के बीच की जो वो होती है लेंथ कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड, उसको क्लॉज कहते हैं. क्या? द क्लॉज ऑन द अदर हैंड इज समवेयर इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंसेस. मतलब वो सेंटेंस और फ्रेजेस, वो सेंटेंस और फ्रेज के बीच का जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो क्लॉज, उसको क्लॉज कहते हैं. द क्लॉज हैज़ अ डेफिनेट सब्जेक्ट, मीनिंग, प्रेडिकेट एंड वर्ब. क्लॉज में सब कुछ होता है. क्लॉज में सब्जेक्ट होता है, उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, उसमें प्रेडिकेट होता है और उसमें वर्ब भी होती है. मतलब एक्चुअली इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक क्लॉज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है. और सब्जेक्ट का मतलब है नाउन या प्रोनाउन, या नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज प्रोनाउन, या फिर और के साथ में हमेशा उसमें प्रेडिकेट मतलब वर्ब होता है. और वर्ब के साथ और भी वर्ड्स हो सकते हैं जिसको प्रेडिकेट कहते हैं, है ना. सब्जेक्ट प्रेडिकेट हमने पढ़ा है बचपन में, आपने पढ़ा होगा. ठीक है. अब आगे क्या? वी कैन ग्रुप डिफरेंट वर्ड्स अवेलेबल एज वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, नाउन्स एटसेट्रा. क्या है? अलग अलग वर्ड्स, उसमें वर्ड्स कौन से हो सकते हैं? वो वर्ब हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, नाउन हो सकता है. जब भी अगर वो अवेलेबल होते हैं और हम उनकी मदद से कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसको, उसमें से सेंटेंस भी बन सकता है, या उन ग्रुप ऑफ वर्ड से फ्रेज भी बन सकता है, या क्लॉज भी बन सकता है. अब यहाँ पे ये सेंटेंस की बात कर रहे हैं. सो द सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स दैट आर अरेंज्ड इन अ मीनिंगफुल वे. अभी हमने पढ़ा कि सेंटेंस क्या है? वो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है जो उस ऑर्डर में अरेंज होता है कि एक उससे मीनिंगफुल मीनिंग निकले. फॉर एग्जाम्पल कि मैंने कहा दिस इज़ माई कार इज़ दिस, तो मीनिंग प्रॉपर नहीं आया. पर मैंने कहा दिस इज़ माई कार, तो प्रॉपर मीनिंग आया. मैंने कहा दिस इज़ माई सेल फोन, राइट, तो बिल्कुल क्लियर है. मैंने कहा गिवन आई हैव यस्टरडे अ पेन, यू आर नॉट गेटिंग, राइट, तो मैंने कहा यस्टरडे आई हैड गिवन यू अ पेन, तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया आपको, राइट, कि कल मैंने आपको एक पेन दिया था. मैंने कहा दिया था ना मैंने कल आपको एक पेन, तब भी हिंदी में नहीं समझ में आया, तो हिंदी की भाषा में क्लियर है कि कल मैंने आपको एक पेन दिया था, है ना. तो इस तरह से जब सेंटेंस प्रॉपर ऑर्डर में कि पहले कल आएगा, फिर मैंने आएगा, आपको आएगा, एक पेन दिया था, तो आपको समझ में आएगा यस्टरडे आई हैड गिवन अ पेन, है ना, तो ऐसे समझ में आएगा. पर अगर आपने उसका ऑर्डर कुछ भी मन से कहीं भी लिखा तो प्रॉपर नहीं होगा. तो जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम प्रॉपर ऑर्डर में रखते हैं तो कंप्लीट मीनिंग निकलता है, जिसको सेंटेंस कहते हैं. Whereas the phrases are group of words that do not have exact meaning, जिसका खास on the contrary, उसका अलग से कोई मीनिंग नहीं. ऑन द अदर हैंड, तो ऑन वन हैंड, ये हमें मालूम है कि ऑन द अदर हैंड इज़ यूज फॉर कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस. लेकिन कि भाई एक सेंटेंस पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, तो हमने ऑन द अदर हैंड, हम उसका दूसरा साइड दिखा रहे हैं. लेकिन उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कोई खास मीनिंग नहीं होता. और अ सब्जेक्ट और नॉट इवन अ वर्ब, और फ्रेज में ना कभी कोई सब्जेक्ट होता. ये सबसे अच्छी बात याद रखो कि फ्रेज में कभी भी कोई सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होता. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको कीप इन माइंड कि इन अ फ्रेज देयर इज नो सब्जेक्ट और वर्ब. एक फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब कभी भी नहीं होता. हेंस एडिंग देम इन द सेंटेंसेस विल प्रोवाइड मीनिंग. लेकिन हमने ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द अदर हैंड अगर किसी सेंटेंस में ऐड कर दिया तो उससे उसका उस तीनों ऑन द अदर हैंड का मीनिंग ज़रूर निकल जाएगा. कि मैंने बोला, आपने कहा कि वी कैन गो टू मार्केट, राइट, तो मैंने कहा ऑन द अदर हैंड आई वॉज टेलिंग यू दैट आई एम not interested to
टू लीव होम इन हॉलीडे, राइट। तो मैं तो उल्टी बात कर रही थी कि मुझे आज जाने का मन ही नहीं, मैं छुट्टी में नहीं जाना चाहती। तो ये हमने उल्टी बात जब करी तो हमने ऑन द अदर हैंड लगा दिया, तो उससे मीनिंग बिल्कुल समझ में आ गया। जैसे ही मैंने कहा ऑन द अदर हैंड इट सेट्स द टोन, तो क्या टोन सेट हो गई कि मैं उल्टी बात कर रही हूँ, तो मैंने कहा ऑन द अदर हैंड। तो एक तरफ ये बात है, कहते हैं ना आप एक तरफ तो ऐसी बात करते हो, दूसरी तरफ आप ऐसी बात करते हो। तो ऑन द अदर हैंड जैसे ही हमने ऐड कर दिया तो उसका भी मीनिंग निकल गया और सेंटेंस में भी कंप्लीशन आ गया या कंप्लीट मीनिंग निकल गया। तो फ्रेज में आप एक बात रिपीट करते जाओ कि फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन फ्रेज में कभी भी सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता और उसका कोई खास अलग से मतलब नहीं होता। हाँ, जब वो कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड किसी सेंटेंस में ऐड हो जाता है तो सेंटेंस का भी क्लियर मतलब निकलता है और उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का सेंटेंस के में ऐड होने के बाद अपने आप एक क्लियर मीनिंग निकल जाता है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट। Thus the clause lies in the middle of the sentence and the phrase। तो पहले फ्रेज है, फिर क्लॉज है, फिर सेंटेंस है। तो वो यही बोल रहा है कि क्लॉज किस किस के बीच में होता है? सेंटेंस और फ्रेज के बीच में होता है। इट हैज़ अ डेफिनेट मीनिंग। क्लॉज का एक डेफिनेट मीनिंग होता है, फ्रेज का नहीं होता, क्लॉज का होता है। और उसमें सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है एंड अ वर्ब। एक तरह से प्रेडिकेट वर्ब ही है, तो उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है क्लॉज में। क्लॉज का देखो, फ्रेज का कोई मीनिंग नहीं है, क्लॉज का कंप्लीट मीनिंग है। फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बट फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता और क्लॉज में होता है। ये मैं बताती रिपीट करती जा रही हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। अब क्लॉजेस तो होते हैं जिसमें आप माइंड में अपने माइंड में बिठा लो कि क्लॉज का क्या मतलब है। तो हैव टू सेट योर माइंड फॉर क्लॉज कि व्हाट इज़ क्लॉज। तो आपके मन में तुरंत आना चाहिए कि क्लॉज मतलब जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है या प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, उसको और जिसका मीनिंग है, कंप्लीट मीनिंग है, उसको कहते हैं क्लॉज। तो अब क्लॉज के देर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉज, है ना। कौन कौन से? इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। क्लॉज दो तरह के होते हैं। एक में दोनों सेंटेंस, अब क्लॉज का मतलब एक तरह से थोड़ी देर के लिए आप समझ लो कि सेंटेंस, एक सेंटेंस जो इंडिपेंडेंट है, जो बिल्कुल क्लियर मीनिंग दे रहा है। दूसरा सेंटेंस है दूसरा सेंटेंस है जो डिपेंडेंट है। या एक क्लॉज है जो इंडिपेंडेंट है और दूसरा क्लॉज जो है वो डिपेंडेंट है। तो कॉमन क्या है दोनों में? दोनों क्लॉजेज में या ग्रुप ऑफ वर्ड्स में दोनों में सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है, मतलब वर्ब भी है। लेकिन एक क्लॉज जो है वो अपने आप खड़ा नहीं हो सकता, या इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, या उसका अकेले में कोई मीनिंग नहीं है। वो किसके ऊपर डिपेंड है? वो डिपेंड है इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर, है ना। तो उसको कहते हैं एक जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है उसको कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, और जो सेल्फ है, जिसको उस डिपेंडेंट क्लॉज की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब देखिए, द इंडिपेंडेंट क्लॉज इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द प्रिंसिपल क्लॉज। तो कंफ्यूज नहीं होना, इंडिपेंडेंट क्लॉज को ही प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। और प्रिंसिपल क्लॉज इंडिपेंडेंट है, उसको डिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत होती है। जबकि दोनों में कॉमन क्या है? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में रिपीट कर रही हूँ, दोनों में सब्जेक्ट भी है और दोनों में वर्ब भी है, लेकिन एक में मीनिंग नहीं बता रहा और दूसरे में कंप्लीट मीनिंग है। इंडिपेंडेंट अपने आप में या प्रिंसिपल क्लॉज का अपना एक मीनिंग है। एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको। इट हैज़ अ सब्जेक्ट एज वेल एज अ वर्ब एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ सेंटेंस। प्रिंसिपल क्लॉज में सब्जेक्ट है, वर्ब है, और उसको एज अ सेंटेंस हम यूज़ कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट बिल्कुल क्लियर सेंटेंस की तरह हम प्रिंसिपल क्लॉज को यूज़ कर सकते हैं। दीज कैन नॉट बी यूज एज
nouns, adjectives or adverbs since they act as a sentences. बहुत important बात क्या कि प्रिंसिपल क्लॉजेस जो होते हैं या इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं उनको हम एज अ नाउन और एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है और सेंटेंस का मतलब सिर्फ नाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब नहीं है। सेंटेंस का मतलब है कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। अब उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में हो सकता है इसमें एडजेक्टिव भी हो, एडवर्ब भी हो और नाउन भी हो, सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो अकेला हम कहें कि ये पूरा सेंटेंस नाउन की तरह काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। जबकि डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो कभी कभी नाउन की तरह यूज़ होता है, कभी एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है। कैसे होता है अभी हम देखेंगे। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर क्लॉज का, और ये है एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट क्लॉज का जो है यहाँ पर। शायद क्लियर आपको समझ में ना आए, मैं बता देती हूँ, वो इतने क्लियरली लिखा नहीं है। किसका एग्जाम्पल है? शी इज़ इंटेलिजेंट। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज का एग्जाम्पल है, मतलब अपने आप में कंप्लीट है। इसमें शी जो है वो सब्जेक्ट है और इज़ इंटेलिजेंट प्रेडिकेट है और इज़ इसमें वर्ब है, राइट। तो शी सब्जेक्ट, इज़ इंटेलिजेंट प्रेडिकेट, और इसीलिए ये प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो अपने आप में कंप्लीट है। क्लैरिटी है कि हम किसी फीमेल की बात करें कि वो इंटेलिजेंट है ना। चलिए नेक्स्ट, द डिपेंडेंट क्लॉज। अभी हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज देखा, अब डिपेंडेंट क्लॉज। द डिपेंडेंट क्लॉज इज ऑल्सो कॉल्ड द सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्यों सबऑर्डिनेट है? वो किसका सबऑर्डिनेट है? वो इंडिपेंडेंट क्लॉज का सबऑर्डिनेट है। तो डिपेंडेंट है ना, नाम एज नेम सजेस्ट दैट इट्स डिपेंडेंट। वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट के ऊपर। तो इसीलिए इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। एंड it needs an independent clause for providing the complete meaning to the sentence। और ये एक तरह से जैसे पैरासाइट हमने देखा होगा ना, जितनी ये जो होती है जैसे बेल होती है ना, वाइन्स होती हैं, जो ग्रेप वाइन्स देखे होंगे अगर आपने, तो वो बेल किसी ना किसी के ऊपर चढ़कर उसका एग्जिस्टेंस होता है ना। अमर बेल बड़ी फेमस है इस चीज़ के लिए कि वो किसी पौधे के ऊपर पूरा उसके ऊपर डिपेंड हो जाती है और उसका फूड खाती है, वो इंडिपेंडेंट नहीं। चलो ये थोड़ा शायद अलग एग्जाम्पल है, और भी सिंपल एग्जाम्पल बताऊँ आपको। तो जितनी भी बेल होती है उसको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो वो बेल फिर वो अच्छे से ग्रोथ होती है उसकी, है ना। सिमिलरली अगर हम बेल को मतलब प्रॉपर वो करेंगे, सपोर्ट देंगे, तो वो बहुत अच्छे से बढ़ेगी, ग्रोथ उसकी अच्छी होगी। सिमिलरली यहाँ पे जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो क्या करता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर ही, सपोर्ट के बिना उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो उसके सपोर्ट के बिना नहीं चल सकता, है ना। इस तरह से समझो। एग्जाम्पल देखते हैं। ही क्राइड सिंस ही फेल डाउन द स्टेयर्स। वो रोने लगा, क्यों? क्योंकि वो डाउन स्टेयर्स के, मतलब ही फेल डाउन द स्टेयर्स, क्योंकि वो स्टेयर्स के नीचे गिर गया, है ना। अब यहाँ पर द डिपेंडेंट क्लॉज कैन ऑल्सो बी यूज एज द नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज एंड एडजेक्टिव क्लॉज। वो नाउन क्लॉज की तरह काम कर सकता है, एडवर्ब क्लॉज की तरह, या एडजेक्टिव क्लॉज की तरह काम कर सकता है। क्या? डिपेंडेंट क्लॉज। यहाँ पर क्या कह रहा है? ही क्राइड सिंस ही फेल डाउन द स्टेयर्स, राइट। तो सिंस से लेके स्टेयर्स तक जो है ये सेंटेंस डिपेंडेंट क्लॉज है। जो ही क्राइड, वो रोया, ये अपने आप में कंप्लीट है, राइट। पर क्यों? सिंस ही फेल डाउन द स्टेयर्स, ये पूरा इसमें फेल डाउन, जो फेल है वो क्या है? वर्ब है ना, और ही सब्जेक्ट है, लेकिन कंप्लीट नहीं है, क्योंकि सिंस ही फेल डाउन, सो व्हाट हैपेंड, ये क्लियर नहीं हो रहा। तो ही क्राइड, जब हमने ही क्राइड के साथ ये सिंस ही फेल डाउन द स्टेयर्स का लिखा, तो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस बन गया, राइट। चलिए, the different types of dependent clauses are conditional clauses
एंड रिलेटिव क्लॉजेस। क्या बोल रहा है वो? द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉजेस। डिपेंडेंट क्लॉजेस अलग अलग तरह के होते हैं, आर कंडीशनल क्लॉजेस और रिलेटिव क्लॉजेस। तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, जो डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, वो कंडीशनल क्लॉजेज भी होते हैं और रिलेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि आप इसको इन अदर वर्ड्स ऐसे समझो कि डिपेंडेंट क्लॉजेस को भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो कंडीशनल क्लॉजेज में और दूसरी रिलेटिव क्लॉजेस। मतलब डिपेंडेंट क्लॉजेस, देर आर टू टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉजेस, कंडीशनल क्लॉजेस और रिलेटिव क्लॉजेस। ऐसे समझो इसको। द कंडीशनल क्लॉज हेल्प्स इन डिस्क्राइबिंग समथिंग विच इज पॉसिबल और प्रोबेबल। इट बिगिंस विथ अनलेस और इफ। ये जो डिपेंडेंट क्लॉज, अब फिर से एक बार आपको समझाने के लिए रिपीट कर रही हूँ कि डिपेंडेंट क्लॉजेस आर डिवाइडेड इनटू टू। नंबर 1 कंडीशनल क्लॉजेस और रिलेटिव क्लॉजेस। और जो कंडीशनल क्लॉजेस हैं वो किसके लिए यूज़ होते हैं? वो किसको डिस्क्राइब करते हैं कि विच इज़ पॉसिबल और प्रोबेबल। और इसीलिए इन डिपेंडेंट क्लॉजेस को अनलेस क्लॉज या इफ़ क्लॉज भी कहते हैं, क्योंकि आपने कंडीशन लगाई तो वो सेंटेंस में कंडीशनल क्लॉज, इसीलिए उसको कंडीशनल क्लॉज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वर्क हार्ड, आपको मैंने कहा इफ़ यू वर्क हार्ड, मतलब अगर तुम हार्ड वर्क करोगे, तो आपके मन में क्वेश्चन, सो व्हाट, तो क्या होगा? तो ये सेंटेंस पूरा नहीं है, पर यू क्या है? यहाँ सब्जेक्ट है। वर्क हार्ड क्या है? ये क्या है? वर्क क्या है? वर्क वर्ब है। तो सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, लेकिन फिर भी पूरा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कंडीशन लगी है अनलेस और इफ़, है ना। अनलेस ही गो देयर ही विल नॉट गेट एनी आइडिया। जब तक वो वहाँ नहीं जाएगा उसको कोई आइडिया नहीं होगा, ऐसा। तो इफ़ क्लॉज और अनलेस क्लॉज आर कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज एंड दैट इज़ कॉल्ड कंडीशनल क्लॉज, राइट। तो इस तरह से डिपेंडेंट क्लॉज की एक वैरायटी है कंडीशनल क्लॉज। एग्जाम्पल इन्होंने दिया, आई विल बी बैक इन 1 hour। ये तो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसमें 2 क्लॉजेज। याद रखो कंडीशनल सेंस, मैंने एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं, विजिट कर लेना मेरे उसमें यूट्यूब चैनल में, इंग्लिश विथ डॉक्टर स्वाति सिंह, राइट। तो उसमें मैंने बताया कि कंडीशनल क्लॉजेज हमेशा याद रखिए आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है कंडीशनल क्लॉजेज। और एक तो है कंडीशनल क्लॉज में, कंडीशनल सेंटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लॉजेज। कंडीशनल सेंटेंस में एक पार्ट जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो इफ़ क्लॉज है या अनलेस क्लॉज है। यहाँ पर देखते हैं, आई विल बी बैक इन 1 hour, ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये इसमें इफ़ नहीं लगा। लेकिन जैसे ही अनलेस देयर इज़ हैवी ट्रैफिक, तो इसमें यहाँ पर अनलेस देयर इज़ हैवी ट्रैफिक, अगर मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊँगा, अगर वहाँ हैवी ट्रैफिक नहीं हुआ तो ये अनलेस से ट्रैफिक तक ये क्या है? ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। ये डिफरेंस है यहाँ पर, तो इसको कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। अब आते हैं दूसरी वैरायटी, रिलेटिव क्लॉज। द रिलेटिव क्लॉज इज एसोसिएटेड विथ द मेन क्लॉज बाय सम वर्ड्स। अब देखो इसकी बड़ी अच्छी पहचान है रिलेटिव क्लॉज की, कि ये क्या होता है? रिलेटिव क्लॉज इज एसोसिएटेड विद द मेन क्लॉज। मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज, याद रखना तीनों एक ही है। मेन क्लॉज, आई एम रिपीटिंग, मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज और क्या बताया? मेन क्लॉज, हाँ, प्रिंसिपल और इंडिपेंडेंट, वन एंड द सेम थिंग। इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज इज वन एंड द सेम थिंग, एक ही बात है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि द रिलेटिव क्लॉज इज एसोसिएटेड विद द मेन क्लॉज। तो रिलेटिव क्लॉज किसके साथ एसोसिएटेड है? मेन क्लॉज के साथ।
associate होती है by some words like that, which, whose, whom, where, when. अगर ये वर्ड्स बीच में लगे हैं एज अ कंजंक्शन भी हम कह सकते हैं, दैट, विच, हुज, हुम, वेयर एंड व्हेन, अगर ये बीच में आते हैं तो इनको कहते हैं हम, और उससे अगर कोई सेंटेंस कह सकते हैं, थोड़ी देर क्लॉज स्टार्ट होता है तो उसको रिलेटिव क्लॉज का एग्जाम्पल है, अभी आपको समझ में आएगा. देखिए, द रिलेटिव क्लॉज कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज और नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज. पहले रिलेटिव क्लॉज को समझा देती हूँ एक बार और. द रिलेटिव क्लॉज इज एसोसिएटेड विद द मेन क्लॉज, जैसे कि द कंडीशनल क्लॉज इज एसोसिएटेड विद द मेन क्लॉज. उसको ऐसा कह सकते हैं, कंडीशनल क्लॉज मतलब इफ क्लॉज और व्हेन क्लॉज इज एसोसिएटेड और अटैच विद मेन क्लॉज, तो दैट इज कॉल्ड कंडीशनल क्लॉज. Similarly, relative clause is associated with main clause by, and they are giving clue also. यहाँ पर वो पहचान बता रहे हैं कि क्या होगा बीच में, that, which, whose, whom, where and when. अगर इस तरह के कोई वर्ड अटैच हैं बीच में तो वो जो क्लॉज है उसको कहते हैं हम रिलेटिव क्लॉज. पर ये कहते हैं कि रिलेटिव क्लॉज भी दो पार्ट्स में, दो तरह से डिवाइडेड है, दो क्लास में, रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज और नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज. तो देखते हैं नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है ना. एक रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज और नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज. चलिए इसको अभी देखेंगे, मैं अभी इसको बताती हूँ. पहले यहाँ पर ये देखते हैं. अब देखिए, टाइप्स ऑफ क्लॉजेस हमने ऑलरेडी पढ़ा है पर रिपीट कर रहे हैं. इंडिपेंडेंट क्लॉज, it is also called principal clause and it has both a subject and a verb and it can also act as a sentence. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको समझाया. शी इज़ इंटेलिजेंट, ये रिपीट हो गया शायद. चलिए, अब डिपेंडेंट क्लॉज भी हमने देखा कि डिपेंडेंट क्लॉज में क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज. ये रिपीट हो गया आई थिंक, राइट. इसको रहने देते हैं. अब यहाँ पे एक मिनट, वो मुझे लग रहा है डिपेंडेंट क्लॉज कंडीशनर, हाँ ये आ गया. यहाँ से पता नहीं वो कैसे, मैं अभी उसको बैक कर दूँगी. चलिए, रिलेटिव क्लॉज की बात कर रहे थे कि रिलेटिव क्लॉज इज कनेक्टेड टू द मेन क्लॉज बाय सम, यही है इसके एग्जाम्पल. आई विजिटेड, अच्छा इसका एग्जाम्पल देखो, आई विजिटेड दिस प्लेस व्हेन आई वॉज ट्रैवलिंग टू स्विट्जरलैंड. तो आई विजिटेड दिस प्लेस जो है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन हमने जैसे ही व्हेन लगा दिया तो रिलेटिव क्लॉज या रिलेटिव टर्म क्या है, व्हेन आई वॉज ट्रैवलिंग टू स्विट्जरलैंड. तो ये व्हेन आई वॉज, ये रिलेटिव क्लॉज है, राइट. और ये रिलेटिव क्लॉज क्यों है, क्योंकि व्हेन से ये क्लॉज ऐड हो गया. तो इसमें दो क्लॉज है, आई विजिटेड दिस प्लेस ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एंड व्हेन आई वॉज ट्रेवलिंग टू स्विट्जरलैंड ये डिपेंडेंट क्लॉज है. ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट क्लॉज के या मेन क्लॉज के ऊपर, है ना. चलिए अब देखते हैं. द रिलेटिव क्लॉज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. तो पहला वाला क्या है, रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉजेस, है ना, जो अभी मैं बता रही थी. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज. इसको डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं. क्यों, इट प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन विच कम्स बिफोर इट. क्या बोल रहा है, रिस्ट्रिक्टिव है मतलब कि रिस्ट्रिक्शंस है उसमें. इट ऑल्सो कॉल्ड डेफिनेट, तभी उसको डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज कहेंगे क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड है. इट प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन विच कम्स बिफोर इट. In the absence of this clause, the meaning of the sentence is not complete. One should not place a comma before the restrictive clause. बहुत important. One should not place a comma before the restrictive clause. कैसे, यहाँ पे देखते हैं. एग्जाम्पल है, she held the leg which was hurt, है ना. अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, whom प्रोफेसर जॉन हिट इन द हैंड विथ चॉक. एक्चुअली यहाँ पे ये दो क्लॉज हैं और दोनों सेंटेंस एक ही है, लेकिन शी हेल्ड द लेग, राइट, विच वॉज हर्ट.
तो इसमें शी हेल्ड द लेग एक बात है, विच वॉज हर्ट ये कौन सा क्लॉज है, ये रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज है ना। फिर whom प्रोफेसर जॉन हिट इन द हैंड विथ चॉक, राइट। और यहाँ पर क्या है कि उनको जिनको जॉन प्रोफेसर जॉन जो थे हिट इन द हैंड विथ चॉक, तो उन्होंने चॉक से जिसमें मारा था, ठीक है। हियर whom acts as a relative pronoun. Professor John acts as the subject and hit acts as verb. Repeating. ये जो whom है ये क्या है, ये एक relative pronoun है और प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन जो नाउन की जगह में है ना, और प्रोफेसर जॉन जो है वो सब्जेक्ट है एंड प्रोफेसर जॉन सब्जेक्ट है और हिट जो है वो वर्ब है। सेम एज दैट ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज, द एडजेक्टिव क्लॉज कैन नॉट अलोन cannot act as a complete thought. So along with that, the main clause has to be added to provide complete meaning. कैसे बोल रहे हैं वो कि adjective clause इसमें कौन सा है, देखिए adjective clause कौन सा है, adjective clause है कि यहाँ पर whom Professor John hit in the hand with chalk, right? ये एडजेक्टिव क्लॉज है। तो ये कह रहा है कि ये जो एडजेक्टिव क्लॉज है ये क्लॉज कैन नॉट स्टैंड अलोन होना चाहिए, स्टैंड अलोन, कैन नॉट एक्ट एज अ कंप्लीट थॉट। इस ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। अगर आप सिर्फ इतना पढ़ो लास्ट वाला whom प्रोफेसर जॉन हिट इन द हैंड विद चॉक, तो ये पूरा नहीं है, सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। तो वो कहता है कि द मेन क्लॉज हैज़ टू बी एडेड टू प्रोवाइड कंप्लीट मीनिंग। तो इसीलिए मेन क्लॉज, तो क्या मेन क्लॉज, एडिंग एन एडजेक्टिव क्लॉज इज अ बिट ट्रिकी बिफोर द यूसेज। वन मस्ट डिसाइड इफ इट इज essential or non-essential and add the commas as required. The essential adjective clause does not require a comma, important, whereas the non-essential, इतना टेक्निकल अभी आप रहने दो, मैं बाद में बताऊंगी। चलिए अब हम आते हैं यहाँ पे, मैं थोड़ा बैक कर रही हूँ इस स्लाइड में, आपको यहाँ पे ले जाती हूँ। हमने देखा कि डिपेंडेंट क्लॉज है ना, तो टाइप्स ऑफ क्लॉजेज में, अब टाइप्स ऑफ क्लॉजेज में इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ प्रिंसिपल क्लॉज, अभी हमने देखा था। इट हैज़ बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड इट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ सेंटेंस। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज में क्या क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज भी कहते हैं और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होता है। मेरी बात को आप ज़्यादा ध्यान से सुनो। फिर दीज कैन नॉट बी सिंपली यूज एज नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव एज दे एक्ट एज अ सेंटेंस, क्योंकि अपने आप में ही एक सेंटेंस, और सेंटेंस का मतलब है कि उसमें सब्जेक्ट होगा, प्रेडिकेट होगा, मतलब वर्ब होगी, एडवर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। इसीलिए ये अलग से एडवर्ब एडजेक्टिव का काम नहीं करता। वो कौन करता है, वो डिपेंडेंट क्लॉज करता है। और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है जिसका एग्जाम्पल है शी इज़ इंटेलिजेंट। इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सेंटेंस एकदम क्लियर है कि शी इज़ इंटेलिजेंट। अब पर डिपेंडेंट क्लॉज जो है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड इट रिक्वायर्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज टू प्रोवाइड द कंप्लीट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है और तभी वो एक कंप्लीट मीनिंग बना पाता है। दिस डिपेंडेंट क्लॉज कंसिस्ट ऑफ अ वर्ब, सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है इसमें वर्ब भी होती है, सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट होता है, बट दे कैन नॉट एक्ट एज अ सेंटेंस, लेकिन फिर भी वो सेंटेंस नहीं होता। इंस्टेड दे नीड द सपोर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज, बल्कि इनको ये सब कुछ होते हुए भी डिपेंडेंट है किसके ऊपर, इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर। एग्जाम्पल, ही क्राइड, अब वहाँ तक तो ठीक है, बिकॉज ही फेल डाउन द स्टेयर्स,
तो बिकॉज ही फेल डाउन द स्टेयर्स अकेला लिखोगे तो सेंटेंस का कोई मतलब नहीं है, आपको कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है। बिकॉज ही फेल डाउन द स्टेयर्स तो क्या हुआ, तो फेल डाउन ये एक से। पर अगर आपने ही क्राइड लिखा तो समझ में तो आया कि वो रोया, राइट। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है ही क्राइड, और उसके ऊपर डिपेंडेंट क्लॉज उसके ऊपर डिपेंड है जो है बिकॉज ही फेल डाउन द स्टेयर्स। दीज कैन बी यूज एज नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव एज वेल। कौन सा दीज मतलब कौन सा, ये पार्ट बिकॉज ही फेल डाउन द स्टेयर्स, ये एक्चुअली एडवर्बियल क्लॉज है, राइट। क्योंकि ये किससे स्टार्ट हो रहा है, फेल डाउन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो ये एडवर्बियल क्लॉज है। तो इस तरह से ये डिपेंडेंट क्लॉज, आप तो ये समझ लो कि डिपेंडेंट क्लॉज एडजेक्टिवल क्लॉज हो सकते हैं, एडवर्बियल क्लॉज हो सकते हैं, नाउन क्लॉज हो सकते हैं, क्यों, और वो हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंड होते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, ध्यान से सुनना। तीन हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से समझना है, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज। नाउन क्लॉज, if a dependent clause act as a noun, then it is known as noun clause. These can act as subject or verb of the object. यानी verb of the object मतलब कि object का verb कैसे, I think she likes that chocolate cake, right? तो I think, तो question, what you think, she likes that chocolate cake, है ना। तो she likes that chocolate cake, ये क्या है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है जो आई थिंक के ऊपर डिपेंड है। पर she likes that chocolate cake ये नाउन क्लॉज है। क्यों, क्योंकि ये किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, नाउन को बता रहा है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन। तो चॉकलेट केक की जिसकी हम बात कर रहे हैं और चॉकलेट केक की बात हो रही है। अब adverb clause, if a dependent clause act as an adverb, it is known as adverb clause. It performs the action of an adverb that modifies the verb or another adverb or adjective. एडवर्ब क्लॉज या एडवर्ब अच्छे से समझ लो, क्या होता है एडवर्ब, जो वर्ब के बारे में कमेंट करे या जो वर्ब में कुछ ऐड करे। और वर्ब क्या है, वर्ब है एक्शन। तो जो एक्शन के बारे में, एक्शन मतलब वो ढिशुम ढिशुम वाला एक्शन नहीं, एक्शन मतलब कोई काम हो रहा हो, जैसे कि पढ़ना, लिखना, सोना, उठना, जितने भी ना वाले हिंदी वर्ड्स हैं वो सब एक्शन है ना। कहना, रोना, हंसना, चलना, ठीक है। तो इन एक्शन में अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ब है, कहते हैं कैसे चल रहे हो यार, बहुत स्लो हो आप, है ना, बहुत धीरे धीरे चलते हो, तो चलने को आपने धीरे धीरे एडवर्ब हो गया, क्योंकि आपने उसका चलने के स्टाइल को बता दिया, है ना। आपने कहा बहुत स्लो हो आप, तो ये एडजेक्टिव है, क्योंकि आपने उसको डायरेक्ट बोला। आप धीरे धीरे चलना, पहले आप चलने पे फोकस कर रहे थे, आप सीधे, अब आपने सेकंड टाइम सीधे उसको ही बोल दिया क्या बहुत स्लो हो। तो ये जिसको जब हम डायरेक्ट पर्सन को ये कहते हैं मेरा मोबाइल हैंग हो जाता है बार बार, राइट, तो मेरा मोबाइल मुझे बहुत परेशान करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मोबाइल को पर्सोनिफाई करा आपने और ह्यूमन बीइंग की तरह, और आपने कहा परेशान करता है, लेकिन आपने कहा बड़ा हेडेक है ये, बहुत बड़ा हेडेक है ये मेरे लिए मोबाइल। तो ये जो हेडेक है ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, कि सीधे आपने मोबाइल को ही कर्ज कर दिया। अभी आप मोबाइल का वर्किंग बता रहे थे, है ना, और अब आप क्या बता रहे हो, मोबाइल ही ऐसा है। तो वहाँ एडवर्ब और एडजेक्टिव में डिफरेंस ही यही है कि हम जब सीधे पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, किसी भी चीज़ को डायरेक्ट कमेंट करते हैं तो वो एडजेक्टिव होता है। पर हम उस पर्सन से शिफ्ट होके उसके काम पे शिफ्ट हो जाते हैं, उस पर्सन को कुछ नहीं कहते, उसके काम को बताने लगते हैं कि अरे वो बहुत अच्छा बोलता है। तो हमने कहा कि ही स्पीक्स पोलाइटली, तो फिर उसके स्पीक्स वो कैसा, हमने उसको नहीं बोला, हमने उसके काम को बोला, तो उसके बोलने को बोला कि कितना अच्छा बोलता है। तो पोलाइटली क्या है, एडवर्ब है। ये डिफरेंस समझो। इसी तरह से अगर खूब सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसमें वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है, लेकिन वो पूरा क्लॉज जो है वो अगर किस पे कमेंट कर रहा, किसी के काम पे, वर्क पे कमेंट कर रहा हो, तो उसको एडवर्ब क्लॉज कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, I might leave early as I have an important task, right?
आपने जाने की बात कर रहे हो, आप आई माइट लीव अर्ली, है ना। तो ये जो क्लॉज है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज, आई माइट लीव अर्ली एज आई हैव एन इम्पॉर्टेंट टास्क, ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड किसके लिए यूज़ हो रहा है? ये आपके जाने के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे जाना है, उसका रीज़न आप बता रहे हो, एज आई हैव एन इम्पॉर्टेंट टास्क। तो ये जो एज आई हैव एन इम्पॉर्टेंट टास्क है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें कि आई सब्जेक्ट भी है, हैव जो है वर्ब है, तो ये सारा ये क्लॉज एज आई हैव एन इम्पॉर्टेंट टास्क, ये क्लॉज किसके ऊपर डिपेंडेंट है? आई माइट लीव अर्ली के ऊपर डिपेंडेंट है। और ये चूँकि उसके काम के ऊपर कमेंट कर रहा है, इसलिए एज आई हैव एन इम्पॉर्टेंट टास्क क्या है? एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, चलिए एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव अभी बताया, जब सारे किसको डायरेक्ट कमेंट कर रहा है? नाउन को या प्रोनाउन को। और नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, आइडिया, है ना। इसको किसी को नाउन को के बारे में कह रहा है, या प्रोनाउन? प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह ही, शी, इट, दे, दैम, इनके ऊपर कमेंट कर रहा है। तो वो वर्ड क्या हुआ? वो वर्ड हुआ एडजेक्टिव। मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ। शी इज़ रूड। आपने कहा मुझे बात करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं, वो बहुत रूड है, तो आपने कहा शी इज़ रूड, है ना। पर शी वर्क्स, शी स्पीक्स रूडली। अब वो रूड है कि नहीं, आपने डायरेक्ट उसको नहीं बोला, आपने बोला बहुत रूडली बात करती है, तो शी टॉक्स रूडली, है ना। तो टॉकिंग पे बताने लगे आप, उसके टॉकिंग पे कमेंट। तो रूडली क्या हो गया? यहाँ टॉक के लिए यूज़ हुआ, तो रूडली एडवर्ब हो गया। पर जब आपने कहा शी इज़ रूड, तो वो पर्सन को डायरेक्ट आपने उस लड़की को कह दिया, तो वो क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो अब एडजेक्टिव मतलब अपने माइंड को क्लियर कर लो, माइंड को प्रिपेयर करो कि एडजेक्टिव मतलब हम किसी प्लेस, पर्सन, एनिमल, थिंग, मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन पे अटैक कर रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं, या उस क्लॉज को वैसा यूज़ कर रहे हैं। देखो कैसे, इफ़ अ डिपेंडेंट क्लॉज एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव, इट इज़ डिपेंडेंट क्लॉज, है ना, तभी वो एडजेक्टिव है। इट इज़ नोन एज एन एडजेक्टिव क्लॉज एंड इट कैन क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। वो क्वालिफाई का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, ध्यान रखना। दैट इज़ अवेलेबल इन द सेंटेंस, है ना। तो क्वालिफाई डिसक्वालीफाई दोनों होता है एक्चुअली। अब यहाँ देखते हैं, आई हैव बोरोड दैट पेन। यहाँ तक तो ठीक है, आई हैव बोरोड दैट पेन, तो ये क्या है? ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। विच हैज़ ब्लू इंक, पेन एक नाउन है, और विच हैज़ ब्लू इंक ये एक क्लॉज है जो उस पेन का कलर बता रहा है, उस पेन के ऊपर कमेंट कर रहा है। तो विच हैज़ ब्लू इंक ये क्या है? ये एक तो डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये एडजेक्टिव क्लॉज है। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि ये पेन के ऊपर कमेंट कर रहा है। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा अब आपको। और नहीं आया हो तो फिर भी मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर है मेरा 9425349521। आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, राइट। क्वेरी यू कैन पुट योर मैसेज। थैंक यू सो मच। मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक बार आपको ये भी बता दूँ, एक बार रिपीट कर रही हूँ। डिपेंडेंट क्लॉज है ना, कंडीशनल क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज दो तरह के हैं, कंडीशनल मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया, और दूसरा रिलेटिव क्लॉज। तो ये दोनों कंडीशनल और रिलेटिव क्लॉज ही डिपेंडेंट क्लॉज हैं। डिपेंडेंट क्लॉज की वेराइटी है, दो वेराइटी, कंडीशनल एंड रिलेटिव, राइट। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, है ना। इसके बाद यहाँ ये एक्स्ट्रा कमेंट है, नाउन क्लॉज की अगर बात करें तो कह रहा है कि नाउन क्लॉज डज नॉट हैव एनी पर्टिकुलर पैटर्न, इंस्टेड इट जस्ट एक्ट्स एज अ नाउन। आई रियली वॉन्ट टू नो। तो एक याद रखना, नाउन क्लॉज जब भी ये क्लॉजेज आइडेंटिफाई करने एग्जाम में आते हैं तो उसका कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि नाउन क्लॉज मतलब कि वो पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड जो नाउन की तरह काम करता है। जैसे कि आई रियली वॉन्ट टू नो द इंग्रेडिएंट्स इन द केक प्रिपेयर्ड बाय योर आंट, राइट। तो आई रियली वॉन्ट टू नो द इंग्रेडिएंट्स इन द केक,
अब ये प्रिपेयर्ड बाय योर आंट, यहाँ पे आपको नाउन क्लॉज एक्चुअली आई रियली वॉन्ट टू नो द इंग्रेडिएंट्स, राइट। तो इंग्रेडिएंट्स एक नाउन है, तो उस तरह से आप पहचान सकते हैं, लेकिन वो कह रहा है उसका कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता। इसको मैं आपको और क्लियर कर दूंगी आगे वाली स्लाइड में। यहाँ पर उसने क्लियर किया है इसको कि द हियर द इंग्रेडिएंट्स एक्ट्स एज अ नाउन। किस सेंटेंस में? इसमें इंग्रेडिएंट्स एज अ नाउन। आई रियली वॉन्ट टू नो द इंग्रेडिएंट्स। तो इंग्रेडिएंट्स क्या है? नाउन, क्योंकि नाउन का मतलब जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो इंग्रेडिएंट्स का के ऊपर हमारा फोकस है। सो हियर इन द प्लेस ऑफ इंग्रेडिएंट्स इफ वी ऐड अ क्लॉज टू एक्सपांड द सेंटेंस मीनिंगफुली, it acts as a noun clause. Example, I really want to know what your aunt adds to the cake. तो ये इंग्रेडिएंट्स ही की बात कर रहे हो, लेकिन आपने उसको चेंज कर दिया कि वॉट योर आंट एड्स टू द केक। आपके आंटी केक में क्या क्या मिलाते हैं? अच्छा ये। और दूसरी बात आपने कहा उसके इंग्रेडिएंट्स क्या, बात एक ही है। तो आप कभी भी एक वर्ड को अगर 3-4 वर्ड में तोड़ के बोलोगे तो उसको कहते हैं हम नाउन क्लॉज। ऐसे याद रखो, नाउन क्लॉज मतलब वो नाउन जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका नाउन। तो उस जैसे इंग्रेडिएंट्स हमारा मेन फोकस था इस सेंटेंस में। इस सेंटेंस में क्या है? आई रियली वांट टू नो द इंग्रेडिएंट्स। केक बना रही है तुम्हारी आंट, उसके मुझे इंग्रेडिएंट्स बता दो। तो इंग्रेडिएंट्स क्या है? इंग्रेडिएंट्स इज द नाउन। और नाउन को अगर हम तोड़ के इस तरह से बोल दें कि वांट टू नो दैट, लास्ट वाला लाइन पढ़ रही हो, योर आंट एड्स टू द केक, कि मुझे बताओ ना तुम्हारी आंटी केक में क्या क्या मिलाती है। बात एक ही है, पर आप तो ये फ्रेज, क्योंकि वो इंग्रेडिएंट्स को आपने टुकड़ों में बांट दिया, तो ये क्या बन गया? नाउन क्लॉज बन गया, राइट। कंक्लूजन ये है कि द क्लॉज इज समथिंग दैट लाइज बिटवीन फ्रेज एंड सेंटेंस। आपको पता है पहले फ्रेज होता है, फिर क्लॉज होता है, फिर सेंटेंस होता है। तो ये दोनों के बीच में, क्लॉज फ्रेज और सेंटेंस के बीच वाले जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं उसको कहते हैं। इट हैज़ अ सब्जेक्ट, लास्ट में रिवाइज कर लो। अ डेफिनेट मीनिंग, उसका सब्जेक्ट है, उसमें प्रेडिकेट है, उसका एक डेफिनेट मीनिंग है। किसका? क्लॉज का। दीज क्लॉजेज आर फंडामेंटली into two types. They can be further classified into different types based on their usage. यूज़ के अकॉर्डिंग क्लॉजेस को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया। अदरवाइज क्लॉजेस दो तरह के हैं जो अभी हमने पढ़े थे, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज, राइट। द क्लॉजेस यूज इन द सेंटेंस, और वो जो दूसरा बता रहा है, सॉरी मैं आपको थोड़ा सा बैक कर रही हूँ, कि क्लॉजेस फंडामेंटली दो तरह से होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन क्लॉजेस के टाइप्स किसके बेस पे? उसके फंक्शनिंग के बेस पे भी अलग अलग होते हैं। तो उनके यूज़ करना या फंक्शनिंग के बेस पे भी अलग अलग पहचाने जाते हैं या वेरीफाई या क्लासीफाइड। डिपेंडेंट क्लॉज की बात करें तो डिपेंडेंट क्लॉज के 3 तरह के हैं, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज, राइट। तो clauses used in the sentence can also be recognized where some of the clauses provide complete information by acting as the sentence, है ना। तो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो कंप्लीट सेंटेंस सेंस देते हैं, इसलिए उनको सेंटेंस भी कहते हैं। और सम ऑफ द क्लॉजेस डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट क्लॉजेस फॉर एडिंग मीनिंग टू द सेंटेंस। और कुछ क्लॉजेस जो होते हैं वो हमेशा डिपेंड होते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर। तो ये कंक्लूजन था। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।